everyone, I am Dr. Jagjit, I am history teacher. आज हम BA1 सेमेस्टर 1 ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, हमारा एकेडमिक सेशन जो है BA फर्स्ट ईयर का स्टार्ट हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सिलेबस. तो BA1 का जो सिलेबस है सेमेस्टर 1 का, आपने ये देखा होगा कि सारे के सारे जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिलेबस जो है वो 4 यूनिट्स के अंदर है. तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका यूनिट 1 हम पहले डिस्कस करेंगे. यूनिट 1 चैप्टर 1 मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इतिहास के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, कि कौन से ऐसे स्रोत हैं, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम हिस्ट्री पता चल सकता है, हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ सकता है. उनमें ज़्यादातर हम लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं. लिटरेरी मीन्स लिखित जो किसी ने डायरीज लिखी हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं हमारे पास, और ये एक सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है, इजी सोर्स माना जाता है किसी भी एरिया के हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि लिखे हुए को हम पढ़ सकते हैं, आराम से उसको समझ सकते हैं. हाँ, अगर उसकी लैंग्वेज हमें आती हो, क्योंकि हमारा जो हड़प्पन कल्चर है उसमें हमें लिटरेचर तो बहुत मिला है, बट हमारी समस्या उसमें क्या है कि हम उनकी लैंग्वेज को पढ़ नहीं पाते हैं. तो वो हमारे लिए कोई सोर्स नहीं बन पा रहा अभी तक. बट बाकी जगह पे लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो बेस्ट सोर्सेज माने जाते हैं हिस्ट्री को गैदर करने के लिए. उसमें लिटरेरी एंड ट्रैवल अकाउंट्स. लिटरेरी लिखित है, ट्रैवल अकाउंट्स भी जनरली लिखित में ही हम लेते हैं. ट्रैवल अकाउंट्स क्या है कि जो ट्रैवलर्स आते हैं, भारत में आते थे या भारत से बाहर जाते थे, वो अपना साथ में कोई डायरी, जैसे हम आजकल जाते हैं डायरी लेके जाते हैं, उसमें अपना डे टू डे हम जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको लिखते हैं. प्लस जिस जगह पे हम जाते हैं वहाँ का कैसा कैसा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, हम उसमें कोट करते हैं. तो ऐसे ही जो एंशिएंट टाइम्स में जो ट्रैवलर्स आते थे वो अपने साथ में जो भी कुछ उनके एक्सपीरियंसेस होते थे वो सारे के सारे लिखते थे. उनको हम ट्रैवल अकाउंट्स बोलते हैं और उनमें से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है. इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. आर्कियोलॉजिकल जो नॉन लिटरेरी में आते हैं, जो पुरातत्व हम इनको कहते हैं, इनमें ज़्यादातर जो है हमारे पास पुराने टूटे हुए मकानों के स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिनको हमें देखकर जानना पड़ेगा कि ये क्या बताते हैं इतिहास के बारे में. क्योंकि लिखे हुए में हम समझ सकते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं इनके अंदर जितनी खुदाई होती जाती है हमें उतना ही ज़्यादा पता चलता है कि कैसे लोग रहते थे, एनिमल्स कैसे थे, फूड ग्रेन्स जो मिलते हैं हम उनसे आइडिया लगा सकते हैं. बिल्डिंग्स के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ईंटें, कैसा उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमें उन जो हिस्ट्री के बारे में उनके हालात बताते हैं कि वो बैकवर्ड लोग थे या मॉडर्न लोग थे. इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस, ये भी एक तरह का लिटरेरी सोर्सेज माने जा सकते हैं. इंस्क्रिप्शंस क्या होती है कि कोई राजा के बारे में या कोई बड़े संत महापुरुष के बारे में कोई लाइनें लिखी जाती हैं. कई जगह पे आपने पढ़ा होगा, ज़्यादातर आप मंदिर में, गुरुद्वारे में या और बड़े बड़े फेमस प्लेसेस पे देखते हैं कि लिखा जाता है कि ये जगह इस व्यक्ति के द्वारा इस काम के लिए दान में दी गई, या इतना पैसा दिया गया, या ये व्यक्ति इस काम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था. तो ये हैं इंस्क्रिप्शंस, ये भी हमारे लिए इतिहास का सोर्स बन जाती हैं. नेक्स्ट इज पॉइंट. ये नॉन लिटरेरी में और लिटरेरी में भी आ जाता है. लिटरेरी में क्यों, लिखित में क्यों? क्योंकि कॉइन्स के ऊपर लिखा होता है कई बार कि ये कौन से ईयर में बनाया गया है, तो ये हमें हिस्ट्री का वो ईयर बता देगा. दूसरा, कई बार किसी राजा का या जो भी इस कॉइन्स को मिंट कराते हैं, कॉइन्स को बनवाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है. तो ये हमारा लिटरेरी सोर्स भी है. नॉन लिटरेरी ये कैसे है, अलिखित कैसे है, कि ये कॉइन जो है गोल्ड का है, चांदी का है, या लोहे का है, पीतल का है, ये मेटल्स जो हैं ये हमें इकोनॉमिक कंडीशन बताती हैं किसी की. सोना एक महंगी मेटल है शुरू से लेके आज तक. अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सोने का उपयोग करेगा तो वो जनरली हम उसके बारे में ये प्रेडिक्शन करते हैं कि वो अमीर है. जिस सिविलाइजेशन के अंदर हमें ज़्यादा सिक्के सोने के मिलेंगे तो वो सिविलाइजेशन अमीर सिविलाइजेशन मानी जाएगी. चांदी
सोने से कम है पर अच्छा मेटल है, महंगा मेटल है, वो भी एक बहुत मतलब अच्छी सिविलाइजेशन मानी जाएगी। दूसरा, जिस जगह पर ज़्यादा सिक्के मिले हैं मतलब ये एरिया के सिक्के हैं, और अगर वो सिक्के कहीं और मिलते, जैसे भारत की हम बात करते हैं, हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं, हड़प्पा के जो सिक्के हैं हमें मेसोपोटामिया में भी मिले हैं और हमें और भी कुछ एक इलाकों में से मिले हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम हमारे जो पुराने पूर्वज हैं वो सिक्के फेंकने नहीं जाएंगे दूसरे देश में या दूसरे इलाके में, कोई कारण होगा कि उनका सिक्का वहाँ पे पहुँचा। जनरली क्या कारण होता है, हम चीज़ खरीदने के लिए अपना पैसा देते हैं। तो इंडिया का ट्रेड रिलेशन होगा मेसोपोटामिया के साथ में, इजिप्ट के साथ में, जहाँ पे हमारे सिक्के मिले हैं। तो ये सिक्के जो हैं ये भी इतिहास का बहुत बड़ा सोर्स बनते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड लिंक्स, ये सारा कुछ सिक्कों से हमें पता चलता है। और राजा के नाम के आगे कई बार महाराजा धीराज, विराट, ऐसे नेम टाइटल्स लगे होते हैं जिससे हमें राजाओं की पोजीशन के बारे में पता चलता है। और लैंग्वेज लिखी होती है, हिंदी है, संस्कृत है, पर्शियन है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये मुस्लिम रूलर्स के सिक्के हैं या हिंदू रूलर्स के सिक्के हैं। तो सिक्के जो है होते चाहे छोटे हैं पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री फाइंडिंग के अंदर। उसके बाद में हमारा सेकंड चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा है ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। ये भारत के लिए, किसी भी देश के लिए अगर इतिहास के सोर्सेज जानने हैं तो लिटरली नॉन लिटरेरी सोर्सेज लेके हम उसके इतिहास के बारे में काफ़ी हद तक एक अपना जायज़ा बना सकते हैं। तो भारत का इतिहास जो है उसमें सबसे प्राचीन जो सभ्यता मानी जाती है दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता हम इसको कहते हैं। इसमें जो सब पॉइंट्स हैं हमारे, एक्सटेंट मतलब इसका फैलाव, नॉर्थ से लेके साउथ तक कहाँ पर है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये कहाँ पे है। तो ये सारा का सारा एक मैप फॉर्म में तो हम नहीं कह सकते बट एक बाउंड्री लाइन कि इसकी क्या है, कहाँ तक इसका एक्सटेंशन जो है, फैलाव कितना है। उसके बाद में टाउन प्लानिंग। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसकी एक खासियत है, एक स्पेशलिटी रही है जो आज तक की सिविलाइजेशंस हैं, इवन हम अपनी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो हम आज 20वीं 21वीं सदी के दौर से गुजर रहे हैं, ये बहुत मॉडर्नाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारे और बहुत से मेजरिंग यूनिट्स जो हैं, हड़प्पन कल्चर के इन सारे यूनिट्स के साथ में, इन सारी कंस्ट्रक्शन स्टाइल के साथ में हम कंपैरिजन करेंगे तो मोर और लेस ये सेम मिलेगा। तो ये अपनी टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस माना गया है। किस तरह की टाउन प्लानिंग थी, जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ। जो आम जो लोग हैं, जनता है, सोसाइटी में कैसे लोग रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो क्या क्या सेलिब्रेशंस करते हैं, ये सारा उनका सोशल सिस्टम है कि उनके गेट टुगेदर के एकत्रित होने के क्या क्या साधन हैं, वो क्या ऐसे फेस्टिवल्स मनाते हैं या क्या ऐसे पर्व हैं जिनके ऊपर वो इकट्ठे होते हैं, या उनके इकट्ठे ऐसे बात को समझा जाता है, मोहल्ला है, गली है, एरिया है, वो सारा सोशल सिस्टम आ जाता है कि जाति प्रथा है, एक जाति का अलग एरिया है, दूसरी जाति का अलग एरिया है, शादी ब्याह कैसे करते हैं, शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की ढूंढना है तो क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारा का सारा सोशल सिस्टम में आता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सोशल सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम, किसी भी सिविलाइजेशन का, किसी भी कंट्री का इकोनॉमी क्या है कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पे खर्च हो जाता है। ये दो चीज़ें हैं इकोनॉमी में, पैसे की आमदन और पैसे का खर्चा। इसके अलावा जो कंट्री जिसके अंदर आमदन ज़्यादा है, खर्चा कम है, उनको प्रॉफिट है और वो अच्छी इकोनॉमी, अच्छी आर्थिक कंडीशन जो है वो मानी जाती है। जिन देशों के अंदर, जिन घरों के अंदर, जिन सिविलाइजेशंस के अंदर आमदन कम है, खर्चा ज़्यादा है, वो कर्जा लेंगे, कम खाएंगे, अंडर न्यूट्रिशन रह जाएंगे, स्टैंडर्ड पुअर रहेगा,
वो घटिया, उनका सामान घटिया रहेगा। घटिया का मतलब बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई नहीं कर पाएंगे, महंगी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे, सिविलाइजेशन अपग्रेड नहीं हो पाएगा। तो वो जो किसी भी देश की, किसी भी परिवार की, किसी भी सिविलाइजेशन की इकॉनमी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये बैलेंस जो सिविलाइजेशन जो कंट्री करते हैं वो अपने आप में अच्छी इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं। रिलीजियस कंडीशन, रिलीजन जितना भी, वैसे अगर आप देखें तो धर्म बेसिकली क्या है, लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान क्या है, कैसे दिखते हैं, ये शायद ही कोई जानता हो, पर अपने मन में हर किसी ने एक तस्वीर बना रखी है। जो भी हमारे मॉडर्न जो लोग हैं या मॉडर्न साइंसेस हमारी कई बार कह देती हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट ये एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको रिलीजन नाम के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर अवेलेबल हो जाएगा। रिलीजन में वर्शिपिंग है कि किस चीज़ को आप वर्शिप करते हैं। फेथ, क्या फेथ है कि गॉड, गॉड का नाम कई लोगों को हिंदू रिलीजन के अंदर जैसे अलग अलग देवी देवताओं के नाम है, क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस को माना जाता है, अलग अलग रिलीजन्स हैं। और रिलीजन के नाम पे एक तो गॉड कि कौन सा देवी देवता या कौन सा भगवान को आप मानते हैं, दूसरा एक लिटरेचर, जैसे हिंदुइज्म में वेद हैं, ग्रंथ हैं, और इसके अलावा इस्लाम में अगर हम देखते हैं कुरान शरीफ की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी में देखते हैं बाइबल की बात करते हैं, सिखिज्म में देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं। ऐसे ही अलग अलग रिलीजन जो हैं उनके अपने रिलीजियस टेक्स्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा वेज ऑफ वर्शिप, वर्शिप कैसे करना है, पूजा कैसे करते हैं। हिंदू लोगों में अगर आप देखते हैं तो कई तरह के व्रत रखते हैं, वो हवन कराते हैं, यज्ञ करते हैं, या अगर आप सिखिज्म में देखते हैं वो गुरबाणी का पाठ करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, लाइफ इन वैदिक एज। ये आर्य सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, इवन आजकल हमारी जो सिविलाइजेशन है, इंडियन मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, हम लोग भी जो है ये आर्य की संतान माने जाते हैं। तो आर्य सभ्यता, इसकी शुरुआत वैदिक एज ये माना जाता है। आर्य लोग ही हैं जिन्होंने भारत में आके वेदों की रचना की, और इसी के नाम से इसको वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक एज भी माना जाता है। ज़्यादातर वैदिक एज को हम दो भागों में बांटते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, क्योंकि उसमें चेंजेस काफ़ी आए हैं, इसीलिए ये सिविलाइजेशन दो भागों में बांटा जाता है। तो इसमें हमने जो डिस्कस करना है, पॉलिटिकल कंडीशन क्या रहती है किसी भी इलाके की, किसी भी देश की, किसी भी सिविलाइजेशन की पॉलिटिकल कंडीशन राजा के ऊपर या देश की राजनीति के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य कैसे चल रहा है। कहीं तो क्या है, मोनार्की है, राजा राज करते हैं, कई जगह पे क्या है, कलेक्टिवली कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, राजनीति कैसी है, ये हमने पढ़ना है। तो पॉलिटिकल कंडीशन के बाद में इकोनॉमिक लाइफ हमने पहले भी डिस्कस किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उसको जायज़ा लेने का तरीका सेम है, आमदन कितना है, कहाँ से आ रहा है, खर्चा कितना है, कहाँ पे हो रहा है, और खर्चे और आमदन का डिफरेंस क्या है। बट दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत है, इनका इकोनॉमिक सिस्टम अलग है और वैदिक सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक सिस्टम डिफरेंट है। वो हम जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। दैट इज सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम, टर्म्स दोनों सेम है, सोशल सिस्टम यहाँ भी है, रिलीजियस सिस्टम भी है, बट अकॉर्डिंग टू द सिविलाइजेशन सोशल सिस्टम चेंजेस, इकोनॉमिक सिस्टम चेंजेस। जैसे हम बात करते हैं शहर के अंदर लोगों का खान पान अलग रहता है, कपड़े पहनने का तरीका अलग रहता है, काम अलग तरह के होते हैं। गांव के अंदर जो लोग हैं उनका खर्चा कैसे होता है, उनकी आमदन कैसी होती है, वो कैसा खाना खाते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे रीति रिवाज में चलते हैं। तो अर्बन और रूरल, जैसे हम मॉडर्न और रूरल की बात करते हैं, यही डिफरेंस यहाँ पे भी है। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक मॉडर्न सिविलाइजेशन रही है और जो वैदिक सिविलाइजेशन है ये बैकवर्ड सिविलाइजेशन रही है। तो इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल सिस्टम के अंदर जो जो डिफरेंसेस हैं वो जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे।